फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे उत्सर्जन तंत्र के बारे में। सभी जीवों में उत्सर्जन की क्रिया होती है। उत्सर्जन की जो क्रिया है, ध्यान देना कि जितने भी सृष्टि पर जीव हैं वो सभी भोजन के दौरान उपापचयी क्रियाएं करते हैं और उन उपापचयी क्रियाओं के दौरान अपशिष्ट पदार्थों का निर्माण होता है। वो अपशिष्ट पदार्थ कौन कौन से, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जल, यूरिया, अमोनिया, यूरिक अम्ल आदि अपशिष्ट पदार्थों का निर्माण उपापचयी क्रियाओं के दौरान होता है। और इन अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर उन जीवों के द्वारा त्यागा जाता है और इन अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर त्यागने की जो क्रिया होती है वो उत्सर्जन कहलाती है। तो गाइस, आज हम यही पढ़ने वाले हैं, उत्सर्जन तंत्र कक्षा 12 की उत्सर्जन क्या है। तो देखिए, जितने भी जीव हैं उन जीवों में, या हम स्पेशली आज मानव की बात करते हैं, तो हम उत्सर्जन के बारे में पढ़ेंगे कि उत्सर्जन क्या है। तो शरीर में उपापचयी क्रियाओं के दौरान, ध्यान से सुनना, कि शरीर में उपापचयी क्रियाओं के दौरान विभिन्न प्रकार के अपशिष्ट पदार्थों का निर्माण होता है। मैं रिपीट कर देता हूं कि शरीर में भोजन करने के बाद में जो उपापचयी क्रियाएं होती हैं उन क्रियाओं के दौरान विभिन्न प्रकार के अपशिष्ट पदार्थों का निर्माण होता है तथा इन अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर त्यागने के लिए उत्सर्जी अंगों की आवश्यकता होती है। और उत्सर्जी अंग जो हैं वो सभी मिलकर एक उत्सर्जन तंत्र बनाते हैं, एक सिस्टम बनाते हैं। तो आज हम पहली डेफिनेशन ध्यान देंगे, उत्सर्जन क्या है। तो ध्यान रखना कि शरीर में उपापचयी क्रियाओं के दौरान निर्मित अपशिष्ट पदार्थ, इन अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया उत्सर्जन कहलाती है। तो गाइस देखिए, शरीर में उपापचयी क्रियाओं के दौरान विभिन्न प्रकार के अपशिष्ट पदार्थों का निर्माण होता है। मैंने क्या रिपीट किया था कि शरीर में जैसे ही उपापचयी क्रियाएं होंगी उसके पश्चात शरीर के अंदर अपशिष्ट पदार्थों का निर्माण होगा। अब इन अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। अगर हम इन अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर नहीं निकालेंगे तो शरीर पर विपरीत प्रभाव पड़ेंगे। अब इन उत्सर्जी पदार्थों में कौन कौन शामिल है, किन किन उत्सर्जी पदार्थों का निर्माण होता है और जिनको शरीर से बाहर त्यागना बहुत ही जरूरी है, वरना उनके दुष्प्रभाव शरीर के अंदर दिखाई देना शुरू हो जाते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जल, अमोनिया, यूरिया और यूरिक अम्ल आदि उत्सर्जी क्रिया के द्वारा या उत्सर्जन की क्रिया के द्वारा इन अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर त्यागने की क्रिया उत्सर्जन कहलाती है। ओके गाइस, अब हम बात करते हैं कि उत्सर्जन तो हमने समझ लिया है कि शरीर के अंदर जो उपापचयी क्रियाओं के दौरान जो अपशिष्ट पदार्थ बन रहे थे उनको शरीर से बाहर निकाल दिया गया, वो क्रिया उत्सर्जन कहला रही है। अब उत्सर्जन अंग क्या है, तो सिंपली उसका डेफिनेशन यही होगा कि उत्सर्जन की क्रिया, ध्यान देना, उत्सर्जन की क्रिया जिन अंगों के द्वारा होती है, मतलब अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर जिन अंगों के द्वारा निकाला जाता है वो अंग उत्सर्जी अंग कहलाते हैं। तो हम रिपीट करते हैं यहाँ पर कि शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को जिन अंगों के द्वारा बाहर निकाला जाता है उन अंगों को उत्सर्जन अंग या उत्सर्जी अंग कहते हैं। अपशिष्ट पदार्थ जो उपापचयी क्रियाओं के दौरान बने थे उनको शरीर से बाहर निकालने की क्रिया क्या कहलाती है, उत्सर्जन। और जिनके द्वारा हो रही है, अर्थात जिन अंगों के द्वारा हो रही है, वो उत्सर्जी अंग कहलाते हैं। तीसरी बात करते हैं उत्सर्जन तंत्र, जो हम पढ़ेंगे। उत्सर्जन तंत्र क्या है, तो ध्यान रखना, अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया तो उत्सर्जन कहला रही थी, ठीक है। उत्सर्जन की क्रिया जिन अंगों के द्वारा हो रही थी वो उत्सर्जित अंग कहला रहे थे। अब बात करते हैं उत्सर्जन तंत्र की। ध्यान रखना कि शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को जिन अंगों के द्वारा बाहर निकाला जाता है, रिपीट अगेन, कि शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को, कौन से अपशिष्ट पदार्थ, जो उपापचयी क्रियाओं के दौरान बने थे, उन पदार्थों को शरीर से बाहर जिन अंगों के द्वारा निकाला जाता है
तथा उन अंगों से मिलकर बने तंत्र को क्या कहते हैं? उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। तो देखिए, शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को जिन अंगों के द्वारा बाहर निकाला जाता है, उन अंगों से मिलकर बने तंत्र को उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। अब आगे हम ये बात करेंगे कि उत्सर्जन की जो क्रिया है सभी जीवों में अलग अलग तरीके से होती है। किसी के द्वारा यूरिया का उत्सर्जन किया जाता है, किसी के द्वारा अमोनिया का उत्सर्जन किया जाता है, किसी जीवों के द्वारा यूरिक अम्ल का उत्सर्जन किया जाता है। तो सबसे पहले हम यही बात करेंगे कि किन जीवों के द्वारा किस अपशिष्ट पदार्थ का उत्सर्जन किया जाता है। तो गाइस, आज हम पहला प्राणी लेंगे, अमोनोटेलिक प्राणी। अमोनो सबसे ही आपको ज्ञात हो रहा है, अमोनो मतलब अमोनिया का उत्सर्जन करने वाले प्राणी अमोनोटेलिक प्राणी कहलाते हैं। ये अमोनिया जो है जीवों में बड़ा ही हानिकारक होता है और ये जल में घुलनशील भी होता है, इसलिए अमोनिया के उत्सर्जन के लिए हमें पानी की अत्यधिक आवश्यकता होती है। तो अमोनोटेलिक प्राणी क्या होंगे? तो ध्यान रखना कि वे प्राणी जिनके शरीर में या जिनके शरीर से अपशिष्ट, कैसे, नाइट्रोजनी, ध्यान देना, अमोनोटेलिक प्राणी क्या होंगे कि वे प्राणी जिनके शरीर से नाइट्रोजनी अपशिष्टों के रूप में अमोनिया का उत्सर्जन किया जाता है, अमोनोटेलिक प्राणी कहलाते हैं। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अमोनोटेलिक प्राणी क्या है, तो हम क्या लिखेंगे इसके अंदर आंसर कि वे प्राणी जिनके द्वारा, यानी कि उनके शरीर से, तो रिपीट कर रहा हूं मैं इसको कि वे प्राणी जिनके शरीर से नाइट्रोजनी अपशिष्टों के रूप में अमोनिया का उत्सर्जन किया जाता है, वो अमोनोटेलिक प्राणी कहलाते हैं। अब दूसरी बात ये पूछ लिया जाता है कि अमोनिया जो है अत्यधिक हार्मफुल होता है किसी भी जीव के अंदर, इसलिए इसको बाहर निकालने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो ध्यान रखना कि अमोनिया टेलिक जो प्राणी हैं उनके शरीर से जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ बन रहे हैं अमोनिया के रूप में, उनको शरीर से बाहर निकालने के लिए जल की आवश्यकता होती है। आगे क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि अमोनोटेलिक जो प्राणी हैं उनमें अमोनिया का निर्माण किससे होता है? तो ध्यान रखना गाइस कि अमोनोटेलिक जो प्राणी होते हैं उनमें अमोनिया का निर्माण प्रोटीन व अमीनो अम्ल से होता है। तो देखिए, अमोनोटेलिक प्राणी में देखते हैं कि वे प्राणी जिनके शरीर से नाइट्रोजनी अपशिष्टों के रूप में अमोनिया का उत्सर्जन किया जाता है, अमोनोटेलिक प्राणी कहलाते हैं। अगली बात इसमें हम करेंगे, इन प्राणियों में, किन प्राणियों में? अमोनोटेलिक प्राणियों में, इन प्राणियों में अमोनिया का निर्माण प्रोटीन व अमीनो अम्लों के अपघटन से होता है। यहां पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अमोनोटेलिक प्राणियों में अमोनिया का निर्माण कैसे होता है। तो ध्यान रखना गाइस कि अमोनोटेलिक प्राणी जो हैं उनमें अमोनिया का जो निर्माण होगा प्रोटीन व अमीनो अम्लों के अपघटन के दौरान होगा। अगली बात हम करते हैं अमोनोटेलिक प्राणी के अंदर कि अमोनिया जल में घुलनशील होने के कारण इसके उत्सर्जन के लिए जल की आवश्यकता होती है। ध्यान रखना कि अमोनिया जो है जल में अत्यधिक घुलनशील होता है और अत्यधिक हार्मफुल भी होता है ये जीवों के लिए। अमोनिया जल में अत्यधिक घुलनशील होने के कारण अगर इसको शरीर से बाहर त्यागना है तो इसके लिए जल की आवश्यकता होती है। अब मैं आपको कुछ अमोनोटेलिक जो प्राणी हैं उनके एग्जांपल दे रहा हूं कि कौन कौन से प्राणी इस संघ में आते हैं या इस कैटेगरी में आते हैं। तो देखिए, पहला है प्रोटोजोआ जो संघ है, जितने भी प्रोटोजोआ संघ से संबंधित जीव हैं, प्राणी हैं, वो सभी अमोनोटेलिक प्राणी कहलाते हैं। दूसरा है पोरीफेरा संघ, यानी पोरीफेरा से रिलेटेड जितने भी प्राणी हैं या पोरीफेरा संघ में जितने भी प्राणी सम्मिलित हैं वो सभी अमोनोटेलिक यानी अमोनिया का उत्सर्जन करने वाले प्राणी होते हैं। अगला है हाइड्रा। हाइड्रा भी क्या है? अमोनोटेलिक एक प्राणी है। एनेलिडा, जलीय ऑर्थ्रोपोड, मोलस्का के प्राणी, जो मोलस्का संघ है उसके प्राणी भी अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। अलवण जलीय मछलियां, जो अलवणीय जल में मछलियां पाई जाती हैं वो भी अमोनिया का उत्सर्जन करती है नाइट्रोजनी अपशिष्टों के रूप में। अगली हम बात आज करेंगे यूरियोटेलिक प्राणी। हमने अमोनोटेलिक प्राणी पढ़ा जो नाइट्रोजनी क्षारकों के रूप में या नाइट्रोजनी अपशिष्टों के रूप में अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं और अमोनिया के उत्सर्जन के लिए
जल की अत्यधिक आवश्यकता होती है। दूसरी बात करते हैं कि यूरियोटेलिक प्राणी क्या है। सिंपली देखो, यूरियोटेलिक शब्द दिया हुआ, मतलब यूरिया का उत्सर्जन करने वाले प्राणी। तो देखिए, वे प्राणी जो शरीर से नाइट्रोजनी अपशिष्टों के रूप में यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। गाइस ध्यान रखना, यूरोटेलिक प्राणी क्या होंगे, जो यूरिया का उत्सर्जन करेंगे। किस रूप में? नाइट्रोजनी अपशिष्टों के रूप में। तो देखिए, वे प्राणी जो शरीर से नाइट्रोजनी अपशिष्टों के रूप में यूरिया का उत्सर्जन करते हैं, यूरियोथेलिक प्राणी कहलाते हैं। क्वेश्चन यहां पर भी बनता है कि यूरियोथेलिक प्राणी क्या होते हैं। तो ध्यान रखना गाइस कि वे प्राणी, ऐसे प्राणी जो शरीर से नाइट्रोजनी अपशिष्टों के रूप में किसका उत्सर्जन करते हैं? यूरिया का, वो यूरियोथेलिक प्राणी कहलाते हैं। अब यहाँ पर ध्यान ये देना है, अमोनियाथेलिक जो प्राणी थे उसमें अमोनिया का उत्सर्जन हो रहा था, यूरियोथेलिक प्राणियों में यूरिया का उत्सर्जन हो रहा है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बन जाता है, नॉर्मली मैं आपको बता दूं कि अमोनिया जो है अत्यधिक हार्मफुल होता है, हानिकारक होता है, जबकि यूरिया कम हानिकारक होता है, ये भी जल में घुलनशील होता है। अमोनिया को हम ज्यादा समय तक शरीर में नहीं रोक सकते, जबकि यूरिया को कुछ समय के लिए हम शरीर में रोक सकते हैं। तो आगे देखिए, स्थलीय प्राणी अमोनिया को यूरिया में बदल लेते हैं, जो शरीर के लिए कम हानिकारक होता है। यूरिया है वो शरीर के लिए हानिकारक होता है, लेकिन इतना नहीं, क्योंकि जो स्थलीय प्राणी हैं, मानव जो हैं, जंतु जो हैं, वो क्या करते हैं, अमोनिया जो है शरीर में उसको यूरिया में बदल लेते हैं, और यूरिया जल में घुलनशील होता है। अमोनिया को यूरिया में बदल लेते हैं, जो शरीर के लिए कम हानिकारक होता है। तो यहाँ पर दो चीजें हमने अभी देखी है, अमोनियोटेलिक प्राणी जिनके द्वारा अमोनिया का उत्सर्जन होना था, अमोनिया हार्मफुल था और अत्यधिक जल में विलय था, जबकि जो यूरियोटेलिक प्राणी थे उनमें जो यूरिया है वो इतना हार्मफुल नहीं था। जबकि स्थलीय प्राणी जो थे, जैसे जंतु हुए, मानव हुए, वो क्या करते हैं, अमोनिया जो है उसको यूरिया में कन्वर्ट कर लेते हैं और फिर उसका उत्सर्जन करते हैं, क्योंकि यूरिया कम हानिकारक होता है। अगली बात करते हैं यूरियोटेलिक प्राणियों के अंदर कि यूरिया जल में घुलनशील होता है, यूरिया जल में घुलनशील होता है, अतः इसके उत्सर्जन के लिए भी जल की आवश्यकता होती है। देखो ये दो क्वेश्चन बन गए, अम्यूनोटेलिक प्राणियों में भी जल की आवश्यकता हो रही थी उसके उत्सर्जन के लिए, जबकि यूरियोटेलिक प्राणियों में भी यूरिया के उत्सर्जन के लिए जल की आवश्यकता हो रही है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? अमोनियोटेलिक प्राणियों में अमोनिया के उत्सर्जन के लिए अत्यधिक जल की आवश्यकता होती है, जबकि यहाँ पर जल की आवश्यकता होती है। आगे बात करते हैं हम इनके उदाहरणों की कि यूरिया को उत्सर्जन करने वाले इस सृष्टि पर प्राणी कौन कौन से हैं। तो जितने भी उभयचरी हैं, सब उभयचरी जंतु कंप्लीटली। सेकंड है स्तनी जंतु, जो स्तनी जंतु हैं वो भी सभी के सभी इस कैटेगरी में आते हैं। अगली हम बात करते हैं कि यूरिक अम्ल उत्सर्जित प्राणी, या इसको ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि यूरिया उत्सर्जी प्राणी। तो देखिए, वे प्राणी जो शरीर से नाइट्रोजनी अपशिष्ट के रूप में यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं, यूरिया उत्सर्जी प्राणी कहलाते हैं, या यूरिक अम्ल उत्सर्जी प्राणी कहलाते हैं। ये भी पूछ लिया जाता है कि यूरिया उत्सर्जित प्राणी से आप क्या समझते हैं, क्वेश्चन दे दिया जाता है कभी कभी। तो ध्यान रखना, इसमें डेफिनेशन क्या लिखेंगे कि वे प्राणी जो शरीर से नाइट्रोजनी अपशिष्ट के रूप में यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं, यूरिया उत्सर्जित प्राणी कहलाते हैं। अब ध्यान रखना, अमोनिया अत्यधिक हार्मफुल था, जबकि यूरिया कम हानिकारक था, और यूरिक अम्ल जो है वो कम से भी कम विषैला होता है, और ये जल में घुलनशील कतई नहीं होता। तो ध्यान रखना कि यूरिया कम विषैला व जल में अघुलनशील होता है, इसलिए इसके उत्सर्जन के लिए जल की आवश्यकता नहीं होती। दूसरी भाषा में हम यूं कहें कि यूरिया कम विषैला व जल में अघुलनशील होता है, इसलिए इसे शरीर में अधिक समय तक संचित किया जा सकता है, क्योंकि इसके कोई हानिकारक प्रभाव हमारे शरीर में या जंतुओं के शरीर में देखने को नहीं मिलते, इसलिए यूरिक अम्ल जो है उसको अधिक समय तक भी हम संचित कर सकते हैं। अगली बात हम करते हैं यूरिक अम्ल वाले प्राणियों में, तो इसके उत्सर्जन के लिए जल की आवश्यकता नहीं होती, ध्यान रखना, इसलिए ये हानिकारक नहीं होता। कौन? यूरिक अम्ल। यानी यूरिक अम्ल किसी भी जीव के लिए हानिकारक नहीं होता, क्योंकि इसके उत्सर्जन के लिए जल की आवश्यकता नहीं होती। और दूसरी बात है कि यूरिक अम्ल जो है वो कम विषैला होता है, जल में अघुलनशील होता है, और इसको शरीर में काफी समय तक हम रोक सकते हैं। इसके उदाहरण क्या क्या होंगे, जैसे
कि जितने भी कीट पतंग वो सभी इस कैटेगरी में आते हैं। सरीसृप और पक्षी सभी यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करने वाले प्राणी होते हैं। अभी तक हमने उत्सर्जन के बारे में देखा था, उत्सर्जी अंगों के बारे में देखा, उत्सर्जन तंत्र की परिभाषा भी हमने देखी, अम्नियोटैलिक प्राणियों के बारे में हमने जानकारी यहाँ पर प्राप्त की है। दूसरी यूरियोटैलिक जो प्राणी थे उनके बारे में हमने डिस्कशन किया है। तीसरा यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करने वाले प्राणियों के बारे में हमने डिस्कशन किया था। अब हम बात करते हैं कि उत्सर्जी अंग कौन कौन से हैं मानव में। मानव में उत्सर्जी अंग कौन कौन से हैं? तो मानव में वक्र, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय व मूत्रभाग ये उत्सर्जी अंग हैं, जिनका अध्ययन हम अब आगे संपूर्ण जानकारी के अनुसार यानी डिटेल से करेंगे। तो आज हमने ओनली उत्सर्जन के बारे में देखा है।